सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ारत तिजारत और मुतालिका इदारे को हिदायत ये जारी की हैं 3 साल में एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो $60 अरब करने के इकदाम किए जाएँ। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़ायद रहीं, जो खुशायद है। वज़ीर आज़म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इकदाम तो अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि दाल रोटी भी गरीब की दस्तरस से बाहर है। इदारा शुमारियात की जो हालिया अदादो शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने है, उसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि IMF की जो कड़ी शराइत हैं, बदतरीन महंगाई और गुर्बत में इजाफे के साथ मुआशी इस्लाहात की जो वादे हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं? क्या ये डूएबल टारगेट है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेट किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर अगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमरीका की फ़ज़ाओं में इस वक्त मौजूद हैं। और शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से हमारे साथ हैं। डॉक्टर दानिश भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, ये डूएबल है ये जो अब टारगेट सेट किया गया है बरामदात का, क्योंकि गिवन द सिचुएशन जो एनवायरनमेंट है इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल है? देखिए जी, ये डूएबल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क को अगर आप देख लें एक तरफ, और दूसरा ये देख लें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एनर्जी प्राइसेस जो बहुत हाई हैं, इसके बावजूद इस गवर्नमेंट ने सिर्फ 3-4 महीने में जो अभी लास्ट मंथ है उसमें $3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की माजी की तारीख में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कभी भी नहीं हुआ। और खुशाइन बात यह है कि IT में तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो बिलियंस में हो रही है, ये रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हिस्ट्री बनाई है वो है नॉन टेक्सटाइल, जो आपके एग्रो साइट है उसमें $8 बिलियन की एक्सपोर्ट की गई है, जो ये आम सी बात नहीं है। अब रही बात कि $60 बिलियन वो कैसे करेंगे। देखिए, सरमायाकारी के हवाले से जो उनकी यकीन दहानी है वो तकरीबन 15 से 17 बिलियन है। एक तरफ सरमायाकारी, दूसरी तरफ उन्होंने जो अहम तरीन फैसले दो किए हैं, इसके बावजूद कि बिजनेसमैन के ऊपर, जहां मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क्स है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट है, इसके अलावा एनर्जी हाई प्राइसेस है, इसके बावजूद वो आपके इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। क्योंकि प्रोडक्शन जो है, अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर होगी तो यकीनन, और इस एक टैक्सेस भी इसमें शामिल है जो इनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 बिलियन कवर किया है। तो अब जबकि इंडस्ट्रीज़ पे वो काम करने जा रहे हैं, और सबसे अहम बात है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कॉटेजेस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और रही बात के जो आपके घरेलू सनतें हैं, इस पर काम कर रहे हैं ताकि इनकी प्रोडक्ट को वो एक तजारत के तौर पर मार्केट में लाएं और उसको फिर मईशत के लिए एक सहारा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकल जो आपकी प्रोडक्शन है उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। हुकूमत, अब रही बात कि ये जो आप के महंगाई हो गई है, 4 चीज़ें ऊपर चली गई, 4 चीज़ें नीचे चली गई हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ जो हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और वो इसको ज़ख़ीरा अंदूज़ी करते हैं। अगर एरिया वाइज देख लें, हम कराची में चले जाएं तो लालू खेत की प्राइस कुछ और होगी, कोरंगी की कुछ और है, औरंगी की कुछ और है, डिफेंस की कुछ और है, सोसाइटी की कुछ और है। अब इतने बड़े बड़े टारगेट अचीव करने के लिए अगर ये महंगाई और इन तमाम चीज़ों को, यकीनन ये हुकूमत का काम है, वो कर रही है, लेकिन उसका मेजर मसला है क्योंकि अभी जो $6 बिलियन का एक बहुत बड़ा IMF के साथ ये कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है कि IMF के प्रोग्राम में 3 साल के इसमें जाएंगे, और इसके साथ ये रिजर्व
इसमें जो आपका सरमायाकारी $17 बिलियन है, और जो इंडस्ट्रीज को ये एक्सपेंड करेंगे उसकी प्रोडक्शन को, इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो ये टारगेट हासिल करने की कोशिश की जाएगी 60 बिलियन की, जो ऑलरेडी 30 बिलियन प्लस वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आप सपोर्ट करें। अब रोना रोए नीचे लेवल पर, इकोनॉमी समझे बगैर, फाइनेंस समझे बगैर अगर हम आम सी चीज़ें, भाई बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसको देखिए कितनी बड़ी इस वक्त जो चीज़ें हैं, आईटी पे कितनी ज़बरदस्त जो है वो आपका एक्सपोर्ट हो गया है। जिस तरह मैंने बताया कि एग्रोसाइट जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं था, हिस्ट्री बना दी $8 बिलियन। तो इनको मौका दीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और इन्फ्लेशन और उसका ताल्लुक हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ लोकल मार्केट्स की भी है, लोकल लोगों की भी है, और ये जो रिजर्व, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों हैं, इनका भी ताल्लुक होता है। तो बड़ा काम होगा तो छोटा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है एहतशाम साहब, गुज़श्ता माली साल में जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी हवाला दे रहे थे कि $30 अरब से ज़्यादा ये जो एक्सपोर्ट्स रही हैं, इसमें क्या क्रेडिट निगरान कैबिनेट को भी जाता है? क्योंकि कहा जा रहा था कि उनके टेन्योर में भी जो सारे सिचुएशन रही, मुआशी सूरत हाल रही, वो कह रहे हैं कि बेहतर थी। दूसरी चीज़ यही, अगेन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ये जो भी टारगेट सेट किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, गिवन द सर्कमस्टांसेस, सारी सिचुएशन को देखते हुए। इस तरह के टारगेट्स हमने देखा माजी में, हमेशा हर हुकूमत सेट करती है। अच्छी बातें जो है वो पहले मान लेनी चाहिए। चले अभी जिस तरह दानिश बात कर रहे हैं, $3-3.5 बिलियन की IT में अपना एक्सपोर्ट हुई है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई है। अब देखिए, जहाँ तक IMF का सवाल है, IMF के साथ तो एक आखिरी चीज़ रह गई है जो हुकूमत ने करनी है, एक हार्ड कंडीशनैलिटी में से, वो है ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाना। वो जनवरी में हुकूमत ने वादा किया हुआ है कि बजट के बाद जनवरी में हम करेंगे, आने वाले दिनों में। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद करनी है कि आपने इन्वेस्टर को क्या इंसेंटिव देना है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लोगों को क्या इंसेंटिव देने हैं, इंडस्ट्री के लिए आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपने कैसे ठीक करना है। ये वो सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली तय करती है कि आपने जो एक्सपोर्ट का हदफ आपने रखा है $60 बिलियन का, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, माजी में हम इस तरह के टारगेट बड़े बड़े रखे गए हैं लेकिन अचीव नहीं होते। अब पहली जो बात है, अच्छा नहीं लगता कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब देखें, इतना बड़ा टारगेट रखने के लिए सवाल है कि क्या हमने देखा है कि बाकायदा तौर पे आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से कोई मशवरा किया, उनसे जिसको कहना चाहिए उनकी राय ली। फिर सबसे बड़ा मसला इनके दरमियान आपस में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इनके दरमियान हम देखते हैं कि वो एक पेज पे नहीं आते। अक्सर वो बेशतर शिकायत करते नज़र आते हैं एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के वजीर हैं। अभी दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पाकिस्तान की सर, ख्वाजा साहब का भी हालिया बयान आपको याद होगा, जो उन्होंने सियालकोट से रिलेटेड जो उन्होंने बातें की थी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वहाँ पर कैसे मुतासिर हो रही है। जब आपके अपने कैबिनेट से ऐसी आवाज़ें उठ रही होंगी तो अगेन किस तरह से अचीव कर पाएंगे? जी हाँ, और दूसरा ये कि ये एक्सपोर्टर्स पे पहली मरतबा हमने टैक्स लगा दिया कि जो पहले कभी नहीं था, जिस किस्म का इस दफ़ा टैक्स लगाया गया। तो असल बात है कि इंसेंटिव क्या है। देखिए, एक ही इंसेंटिव है, उनका एक्सचेंज रेट बेहतर है, क्योंकि डॉलर जो है ना उसकी कीमत, रुपये की कीमत कम हो डॉलर की कीमत के मुकाबले में, तो वो उनको अच्छा लगता है, वो ज़्यादा कमाई कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक तो यह है कि उनके लिए इंसेंटिव क्या है। दूसरा, हम ना सबसे बड़ा लोग सवाल पूछते हैं कि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपके पास है जो आप बाहर भेजेंगे और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो माजत के साथ वो नहीं है। लेकिन ना, इंजन ऑफ ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर नहीं होना ना, गवर्नमेंट तो ब्रोक है। गवर्नमेंट की कोई चीज़ जो अदारे हैं वो आप नहीं देख लें, HLC को देख लें, PIO को देख लें, बाकी वो ऐसे कोई नहीं है जिसको हम कहें कि वो कॉम्प्लीमेंट करते हो प्राइवेट सेक्टर को। तो इस वक्त जरूरत यही है कि जो बेयर मिनिमम इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर को देने की जरूरत है, एक्सपोर्टरों को देने की जरूरत है, वो दिए जाए। अब अगला सवाल यह है कि जी क्या इनसे मुशावरत हुई है। मैं देख रहा था कि अक्सर और बेशतर कराची के इंडस्ट्रियल खास तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर हब है, मेन हमारा जहाँ से रेवेन्यू आता है, आज भी 63% आता है, उन लोगों से मुशावरत की गई है, थोड़ी बहुत की गई है। लेकिन जिस तरह बिठा के बात की जाए, और फिर यह कि ब्लैक एंड वाइट चीज़ें तय की जाएँ कि किस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उनसे बात करके उनको जो सहूलतें देनी चाहिए। अभी देखना, सबसे बड़ा मसला उनका आमना ये है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और ऊपर से आप देख लें जिस अंदाज से टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, तो उसके पास फॉल बैक करने के लिए क्वेश्चन रह ही नहीं गया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के पास, वो क्या करें। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 150 के करीब हम देख लें हालिया सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में बंद हुई है।
जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल की है, भाई उसको बूस्ट देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए आपने क्या किया? देखिए सारी दुनिया में लोग टैक्स भी लेते हैं, हम ना साथ इंसेंटिव भी देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग तो इन्हीं के जरिए होगी। तो मेरा ख्याल है इस हद तक तो बहुत अच्छा है कि टारगेट सेट कर लेना, लेकिन यह है कि जी इससे क्या कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई फॉलो अप मीटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब इन लोगों के साथ बैठेंगे, मिनिस्ट्रीज, तीनों मिनिस्ट्री में जो इख्तलाफ है, खासतौर पर फाइनेंस, इंडस्ट्रीज और उसके बाद अल्लाह भला करे कॉमर्स, ये इनके नैरो डाउन होते हैं डिफरेंसेस, और फिर हम जो इंसेंटिव देते हैं एक्सपोर्टर्स को क्या वो काफ़ी हैं? फिर तीसरी बात और सबसे बात है कि जी हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी बेहतर हुई है, वो कितना इनपुट दे सकती है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो पोटेंशियल तो बेताशा है। अभी हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, देखें सारी दुनिया, हमारा 10वां बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने वाला हम ना। अब देख लें छोटे छोटे मुल्क हैं, डेनमार्क की इंडस्ट्री देख लें, दूध और मक्खन के ऊपर वो थ्राइव कर रहे होते हैं, न्यूजीलैंड के देख लें, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हम अपनी जिसको कहना चाहिए वैल्यू एडिशन नहीं करते, अपनी चीज़ों की डाइवर्सिफाई नहीं करते, हमारी एक्सपोर्ट जो चीज़ें करने की होती है। एक सबसे बात आखिरी बात है, मैं हमेशा हमने कहा जाता है कि ये टास्क दिया जाता है जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं, कमर्शियल सेक्रेटरी जो बाहर दुनिया में बैठे हुए, कि जी वो पोटेंशियल देखते हैं। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फ़रोग देने के लिए साउथ अमेरिका बड़ी ज़बरदस्त जगह है, उसके बाद आपका अफ्रीका बहुत ज़बरदस्त जगह है, मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत काम हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना काम नहीं है। सारी दुनिया के हम देखते हैं कि एम्बेसी में जो कॉमर्स सेक्शन होते हैं उनसे काम लिया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि जी आप इस मुल्क में रहते हैं, हमारी एक्सपोर्ट इतनी है, इतनी बढ़नी चाहिए। वो फिर बात करते हैं वहाँ के लोकल इन्वेस्टर से, लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं कि जी कैसे। हमने देखा सिर्फ नौकरियां देने के लिए लोगों को बुला लिया जाता है कि जी आ जाएं, आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले, उसको जनाब भर्ती कर देंगे बाहर एम्बेसी में, लेकिन ये उनसे काम लेने की जरूरत है। असल काम होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, वो हम देखते हैं वो नहीं लिया जाता। तो होपफुली शुरुआत अच्छी है, और मेरा ख्याल है इसमें अगर सबसे बड़ा एलिमेंट है कि मुशावरत अगर की रखी जाए इंडस्ट्रियल अपना एक्सपोर्टर से, प्लस इंटरनल डिफरेंसेस ना हो, तो मेरा ख्याल है स्काई इज द लिमिट। बहुत कुछ हो सकता है। छोटे छोटे मुल्कों की इंडस्ट्री तरक्की करके एक्सपोर्ट इतनी कर रही है, हमारे देख रहे हैं श्रीलंका को, बांग्लादेश को, कहाँ से कहाँ चले गए, इंडिया देख लें, चाइना। एक जमाने में हम देख लें 60 तक 70 तक से सारे हमसे पीछे थे, वो पाकिस्तान का ही रेप्लिका बना के उन्होंने अपनी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया, हम पीछे चले गए। तो अब देखना है इंसेंटिव, एक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रहेगी तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। ये फैक्टर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार साहब, ये अगेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फॉस्टर करने के लिए हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है बेसिकली इनकरेज करने के लिए? चूँकि हम देखते हैं आए रोज़, जैसे अभी इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हवाला भी दिया, कल चेयरमैन एप्टमा उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी आके काफ़ी जो है रिजर्वेशन अपने सामने रखे हैं। तो क्या वो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ मौजूद है? क्योंकि एनर्जी प्राइसेस भी हम देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है उसकी? हम ना मेरे ख्याल में अगर देखें इस वक्त मुश्किलात बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं हैं। और गवर्नमेंट ने अगर 3 साल, ये खुश आइंद बात है कि गवर्नमेंट ने 3 साल प्लान अगर दिया है, वो ख़ुद अपने लिए उन्होंने एक टाइम सेट कर लिया है, एक टारगेट सेट कर लिया है। अचीव नहीं कर पाते हैं पहले साल में, दूसरे साल में, तो ख़ुद उनके लिए परेशानी होगी। लोग उनको कहेंगे कि आपने क्या किया है। 6 महीने में, साल में एकदम आना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने पहले साल का टारगेट दिया है, दूसरे साल का दिया है, तीसरे साल का। न सिर्फ ये बल्कि रेवेन्यू टारगेट भी उन्होंने दिया है कि 18 ट्रिलियन जो है वो रेवेन्यू टारगेट है, ख़ुद उन्होंने सेट किया। तो खुश आइंद बात है कि उन्होंने अपने लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्या काबीना के लोगों के लिए ख़ुद उन्होंने एक सेट कर दिया। अब आज के हालात में, इस मुश्किल हालात में, जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद लोग कह रहे थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के जो है वो हर सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह है, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं होंगे लोगों को तनख्वाह देने के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए। ये सूरत हाल उस वक्त तस्वीर कशी की जा रही थी। लेकिन अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट की एक एफर्ट है, जैसे दानिश साहब ने कहा और काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की, उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये इक़दामात उनकी तरफ से आ रहे हैं। उस इक़दामात के नतीजे में कोई चीज़ें बेहतर होती हैं। ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो है 10 रुपये कम करके वो पर यूनिट जो है बिजली की, जो बावजूद इसके कि IMF का इतना प्रेशर
डोमेस्टिक लोग जो वो कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ जो है रिलीफ 3 माह के लिए देना। तो ये एक जो कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ से कर सकती है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। अब हालात भी सख्त हैं और शायद गवर्नमेंट की तमाम तवज्जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अगर चाइना की तरफ से जिस तरह रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, और आने वाले दिनों में कोई 87 चाइनीज़ कंपनी है जो इंटरेस्टेड है, जो एनलिस्ट हुई हैं, और 167 इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर अगर वो कोई काम करते हैं और उनको फ़ायदा होता है और लेबर का भी मसला इस तरह बेहतर है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। और एक्सपोर्ट के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट के लिए माहौल आपने पैदा करना है, आपने कंडीसिव माहौल पैदा करना है जिसमें यहाँ का मकामी जो एक्सपोर्टर है उसको चीज़ें बेहतर लगे और उसकी जो कॉस्ट है वो इससे बढ़ ना जाए कि जिससे वो एक्सपोर्ट करे तो उसको फिर पैसे वो अपने जेब से देने पड़े। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। प्लान उन्होंने ख़ुद बनाया है, उसका एक नक्शा खींच दिया है। अब उसके नतीजे में जो चीज़ें होंगी मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होने के इम्कानात हैं। और सऊदी अरब से यूएई से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके बदले जो चीज़ें जो यहाँ लगेंगी मकामी तौर पर जो है एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। फॉरेन इन्वेस्टर तो देख कर आएगा ना कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं और जो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये 3 फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सूरत हाल आपके सामने है, सिक्योरिटी गारंटीज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है जी हम ऑपरेशन अज़्म से काम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर होगा उसके तो कान खड़े होंगे कि मामला इस वक्त अमन और अमान के किस जानिब जा रहे हैं। आमना बिल्कुल शॉर्ट कमेंट। जी आमना श्योर जी बिल्कुल शॉर्ट कमेंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें बशाम वाला जो वाक़या हुआ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको कंडेम भी किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बहुत अच्छी बात आई कि वो क्योंकि कौमी इंटरेस्ट का मसला था चाइनीज़ उसका, और लोग तो ये कह रहे थे जो एंटी पाकिस्तान चाइनीज़ जो रिलेशंस के लोग थे या कंट्रीज़ थी उन्होंने तो बिल्कुल आसमान पे जो है वो वो उठा लिया था कि बिल्कुल जी ये चाइनीज़ छोड़ के जा रहे हैं। ख़बरें आ रही थी सोशल मीडिया पे चाइनीज़ बददिल है, अब चाइनीज़ जा रहा है, लेकिन चाइनीज़ को गारंटीज़ दी गई और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चाइनीज़ का जो मामला है सिक्योरिटी का वो पर्सनली जो है मैं उसको टेकअप करूँगा। तो ये खुशाइद बात है। दूसरी आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, बिल्कुल ये बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना चाहिए कि वो तमाम चीज़ें करें, सब कुछ करें, एक लाइन है, उस लाइन को अगर वो क्रॉस करेंगे तो शायद पॉलिटिक्स जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो पॉलिटिक्स जो है वो ये लोग तमाम असम्बलियाँ भी होंगी और पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अगर इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी तबाह होगी तो लोग तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं या कोई भी हो तो फिर लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, उनको कहेंगे फ़ायदा आपका क्या है। तो ये चीज़ें उस तक लोगों को ले जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों इंटरलिंक हैं। सही है। लगारी साहब के जाने पड़ते हैं। लगारी साहब ये सारी सिचुएशन आपके सामने वज़ीर आज़म के ये जो बयानात हैं खुशाइंद हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका तज्ज़िया सारी सिचुएशन में देखते हुए? एक तो ये है कि ये 3 साल का टारगेट है कि 3 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा, यानी हम 2024 में हैं, 2027 में एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $60 अरब तक जाएंगी। ऑन अ लाइटर नोट आपको 3 साल दिखाई दे रही है गवर्नमेंट? ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत मैं मेरा ख्याल है कि रहेगी। अब आप आगे बढ़ते हैं जी। पहली बात यह है कि आपकी प्रोडक्शन किन सेक्टर्स में या कौन से आपकी चीज़ें हैं जो जाएंगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनकी वही चीज़ें जो आप भेज रहे हैं, क्या उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी है कि जिसके बाद वो एक्सपोर्ट करें तो घाटे का सौदा ना हो, वो प्रॉफिट में रहें। ये एक सूरत हाल देखनी पड़ेगी आपको, इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो एनर्जी सेक्टर है, इस पर आपने बाद में बात करनी है, लेकिन इसका ठीक होना बहुत बेहतर है कि लोगों को अगर वो मिलेगी नहीं, जिस पर फैक्ट्री में चलना है, जिस पर इंडस्ट्री चलेगी, तो अगर वो चीज़ें चलेंगी तो ही आप पैदावार दे सकेंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल वाले जिस सूरत हाल का शिकार हैं वो उसकी शिकायत भी और उनकी चीज़ें भी वो आपके सामने आती रहती हैं। आईटी इंडस्ट्री जो है ये एक दफ़ा तो पाकिस्तान $400 मिलियन तक उसकी एक्सपोर्ट चली गई थी, लेकिन फिर
पॉलिसियाँ आ रही आई और हुक्मरान अशराफिया ने एक्सपोर्टर्स की गर्दन पर पाँव रख दिया और कहा कि आपको सांस लेने नहीं दी जाएगी, लिहाजा आप बंद करें इसको, तो फिर वो आपकी गिर गई थी एक्सपोर्ट्स। मेरे ख्याल में इन चीज़ों की तहकीकात होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। आपके पास लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा चंक है जिसमें आपने जाना है और उसका हमने क्या करना है, कैसे करना है। आप जो है लाखों खालें जमा करते हैं, लेकिन क्या होता है उनका आप इस्तेमाल क्या होता है? क्या आपके पास लेदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका एक्सपेंशन हो चुका है कि वो इतनी आपको प्रोड्यूस दे सकें कि आप इनको बाहर भेज सकें? फिर ये बात है कि जनाब ये स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स हमारा बहुत से शहर जो हैं वो स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हब हैं दुनिया भर में। आपको पता है कि फुटबॉल पाकिस्तान का जाता है, बहुत सी और चीज़ें जो बैट आपके पाकिस्तान में बनते हैं, बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं और उनकी एक्सपोर्ट जो है, ये पोटेंशियल की बात है। आपका पोटेंशियल मौजूद है। आपने चीनी इतनी पैदा करते हैं कि आपके चीनी फिर माफिया बन जाती है और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान के लोगों की ही जेब से बटोरते रहते हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें ले लेते हैं, सब्सिडीज़ में ले लेते हैं। गंदम आपने एक्सपोर्ट करनी थी, आपने इंपोर्ट कर ली, ये सूरत हाल हो गई। इस दफ़ा तो बिल्कुल यही हुआ है कि आपको गंदम एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा था कि आपकी वाफर मकदार में गंदम पैदा हो गई थी, लेकिन आपने ऐन उसी मौके पर जब ये गंदम की पैदावार आपकी तैयार हो रही थी तो आपने गंदम इंपोर्ट कर लिया और आपके लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। फिर इसी तरह से आपका दूध है, इसको हम नहीं ठीक तौर पर कर सकते। मेरे ख्याल में दुनिया का उन चंद ममालिक में है, अगर टॉप 10 ममालिक में आप शुमार करें तो जो दूध की पैदावार देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूध से रिलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से हम उसको ज़ाया ही करते हैं, हमारे पास इसकी वो नहीं होती है। अब आपकी बैरूनी सरमायाकारी जो है, जो स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आपके, वो हमें अभी तक उनके नताइज सामने नहीं आए हैं। हम उस वक्त मानेंगे जब नताइज सामने आएंगे, इस वक्त तक नताइज सामने आए, नताइज को आना चाहिए और हमें प्रोग्रेसिव इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आपको पता है कि चीन की तरफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं तकरीबन 16-17 अरब डॉलर की हैं, लेकिन जो चीन इंडिया में भेजता है वो उससे 100 हिस्से ज़्यादा, यानी वो जो है 118 अरब डॉलर की जो है वो चीन एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। यहाँ ऐसी सूरत हाल है। आपके पास भी ये है और मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं दुनिया में। आप भी चीन के साथ तिजारत करते हैं, लेकिन चीन आप बहुत कम चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से ज़ाहिर है ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मशीनरी आती है और बहुत सी और चीज़ें आती हैं, लेकिन आप कम वो करते हैं। लेकिन ये जो टारगेट्स हैं उनको आप रख तो लेते हैं और उनके अचीव करने का मसला ये होता है कि क्या पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी होती रहेंगी, और क्या आपका पोटेंशियल जो है उसको ऐसा तो नहीं है जाम कर दिया जाएगा और उसी को ही आप ज़ाया करना शुरू कर देंगे। जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है आप तभी हासिल कर सकेंगे जब उसके पोटेंशियल को तो। सर क्विकली कर लें ताकि मैं ब्रेक की जाने पर। देखें, ये जो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, जनवरी में पिछले साल हमने ऑटो इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया था, उसके बाद उन्होंने टोयोटा वालों ने $150 मिलियन इन्वेस्ट किए, ये जो आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक कारें। उसके बाद इस बजट पे इन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया। फिर बड़ा शोर हुआ और लोगों ने आके, बजट से पहले की बात है, फिर जाके एक बाकायदा मीटिंग ली गई, प्राइम मिनिस्टर तक मामला गया और लोगों को बताया गया कि जी आपने खुद ही इंसेंटिव दिया है 3 साल के लिए, 6 महीने बाद इंसेंटिव वापस ले लिया है। एक कार इंडस्ट्री वालों ने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया है। अब दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आज एक पॉलिसी है, कल क्या पॉलिसी है। ये हमला अगर सही हो गया तो लोगों का सही मानों में लोगों का एतमाद पैदा होगा पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने। ऑल राइट, चलें जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर दानिश एहतशामुल हक साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब का नज़ीर लगा रही हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त जो बिजली की सारी सूरत हाल है, तमाम तरह डिस्कशन उस हवाले से लें। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वज़ीर एजाज गौहर के IPP से मुतालिक जो रेवलेशन हमारे सामने, उसके बाद बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुतालिक एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात की थी। अब वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ये कह रहे हैं कि बिजली घर चलाने वाली जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उसको इस माह कह दिया जाएगा कि वो थर से निकाले जाने वाले मकामी कोयले का इस्तेमाल बढ़ाएं। इससे पाकिस्तान को 200 अरब रुपये यानी
$7 करोड़ सालाना बचत होगी। और पैदावारी लागत में इस कमी से सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत ₹2.5 तक कम हो जाएगी। जबकि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो गुज़श्ता 2 सालों के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹22.53 तक का तारीखी इजाफा किया गया। बिजली सार्फिन पर फी यूनिट ₹3.23 का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया, जिसके बाद 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा ₹25.76 बनते हैं। ज़राए के मुताबिक 2022 में जुलाई तक अक्टूबर बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹7.91, जुलाई 2023 में ₹7.50 तक इजाफा और फी यूनिट ₹3.23 का मुस्तकिल सरचार्ज भी आयद किया गया था। जुलाई 2024 में बुनियादी टैरिफ की मद में फी यूनिट बिजली ₹7.12 तक महंगी की गई, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक पहुंच गया। माहाना अगर हम बात करें 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹34.26 और 301 से 400 यूनिट का टैरिफ ₹7.02 इजाफे से ₹39.15 तक जा पहुंचा है। आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो बिजली सार्फिन यानी जो यूज़र्स हैं उन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया है। इस तमाम सूरत हाल में डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी साहब की है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी जानिब आती हूँ अरशद साहब, अगर हुकूमत बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ कम करने में संजीदा है, अगर आपको लग रहा है कि इनकी विल है, तो ये क्या ही बेहतर होगा कि आपकी चाइनीज़ कंपनीज इसकी तरह जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बिजली की पैदावारी लागत कम करने की इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी जाए। ये हो क्यों नहीं रहा बेसिकली? देखिए, ये इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकती क्योंकि हमने उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट की है, सोवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। ऐसी इंस्ट्रक्शन उन्होंने कोशिश की थी 99 में देने की हक्कों को, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गई और वहाँ पाकिस्तान केस लूज़ कर गया था। अब बात आती है लगारी साहब की। लगारी साहब काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं कि जो रेट्रोफिटिंग ऑफ द चाइनीज़ पावर प्लांट है, यानी कन्वर्टिंग इट फ्राम इम्पोर्टेड कोल टू लिग्नाइट, ज़रा कैलकुलेशन कर लें ये काम इंडिया में हुआ है, ये कितना महंगा काम है। एक बात। लगारी साहब, दूसरा जो लगारी साहब, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ ही हैं। जी सर। अच्छा, ये दूसरे लगारी साहब है। दूसरा नज़ीर लगारी साहब को ये एक बात बता दूँ कि जो बात हो रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जी हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और 60 बिलियन लेके जानी है। देखिए, लगारी साहब बड़े अच्छे, अब मैं समझ भी कौन से हैं, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे एक फ़िलासफ़र भी हैं, थिंकर भी हैं। आई ऑलवेज टेक हिम लाइक दिस। इन्हें गवर्नमेंट को लगारी साहब ये बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, जो $30 बिलियन की है, उसमें से 18 बिलियन उनकी है, वो रोड पे है। वो एजाज घोर, ये सारे जो बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज से 2 महीने पहले मेरी स्टडीज़ थी कि IPPs कब के रिटायर्ड होने चाहिए, वो रोड पे हैं। तो बताइए, ये तो विश लिस्ट है, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होनी चाहिए $120 बिलियन तक, वो आप कैसी पूरी करेंगे? और एक बात किसी साहब ने पहले मैंने सुन ली कि जी IT एक्सपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान में सच्ची बात है कि सोशल मीडिया पे बैन होने की बात हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में कितना इनफ्लो आता है? ये जो टिकटॉकर या यूट्यूब्स के ऊपर जो लोग भेज रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा चेक कीजिएगा स्टेट के कितने आते हैं। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो IT का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है साउथ एशिया में, ये भी बात है। टेली इंडस्ट्री बड़े हाई है, ब्रॉडबैंड बड़ी हाई है, लेकिन आप तो दूसरे दिन नेट को डाउन करते हैं, ये करते हैं, एक पॉलिसी क्लियर नहीं है। और ये जो साहब बात कर रहे थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं, मैं आज लगारी साहब को कहता हूँ, लगारी साहब आप किसी लोकल मार्केट में जाएं, मेरे ख्याल में हमारी जो जानमाज है और टोपियाँ और तस्बीहें ये भी चाइना से बन के आ रही हैं। ये एक हकीकत माननी चाहिए। मैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में रहता हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल के नीचे टैग लगा है मेड इन चाइना। हमारा ये हाल हो गया, हमारे पास वो लोग ही नहीं हैं जो ये सोच सकें कि ट्रेड बैलेंस कैसे करना है। अब आप ये देखें कि हमारी सियालकोट की गुजरावाला की इंडस्ट्री होती थी इलेक्ट्रिक की, इवन सैनिटरी वे बहुत अच्छे होते थे। बताएं आज हमें जो टाइल्स है ये वाशरूम्स की या किचन्स की, ये कहाँ की बनी हुई हैं? आपको एक इलेक्ट्रिक स्विच भी नज़र आ रहा है सियालकोट का या हैदराबाद में किसी ज़माने फिलिप्स में टेलीविज़न बनते थे। वजह क्या हुई है? एक तो फ्री
कहा आपने आ जाओ, क्योंकि देखें कहते हैं फ्रेंड बट नॉट द मास्टर, हमने बैलेंस नहीं रखा। दूसरी बात ये है कि बड़ा जो सबसे बड़ा सीरियस फैक्टर वो है कि हमने 2015 में जो मायदे किए हैं, माशाल्लाह देखें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, मेरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बड़े सीनियर थे एहसन इकबाल, ये उन्होंने किए हैं और कितनी ज़बरदस्त स्लोगन चलाते थे, गेम चेंजर गेम चेंजर। और आज से 3 महीने पहले तक आपने भी सुना होगा कितनी स्टेटमेंट आती कि जी पाकिस्तान में हमने 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया। ये देखें 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग स्लोगन, इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे ख्याल में हर मोबाइल के फ़ोन में शायद वो रिंग टोन भी इन्होंने ये कर दी थी। इसके बाद जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने 4 LNG के प्रोजेक्ट लगाए, तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर की LNG आ चुकी है। 4 बिलियन जमा 10 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर इसमें सर्कुलर डेट है। 16 बिलियन डॉलर से हमें मिला क्या? वो कहते हैं ना विजडम जो है ना, अकल किसी की मिरास नहीं है। ये साथ हमारे हमसाय मुल्क में एक चाय वाला है ना, तो देखें मुल्क को कहाँ लेके गया। मैं लगारी साहब सोचने वाले बंदे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि किसी बिजनेसमैन से, किसी आम बंदे से, इवन कराची या हैदराबाद में जिसे डीजल जनरेटर लगाया हुआ, वो तब लगाता है कि वो क्या उसको वो वारा करता है, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। हमने ये प्रोजेक्ट थोप दिए। अब ये कि 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन आगे है नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आप जाएं हैदराबाद, कराची, लाहौर, इधर जाएँ ना, ये गली बल्लू में आपको पता नहीं चलता कि मीटर कहाँ लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा। इवन आप ब्लू एरिया में आ जाए, यकीन करें इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मीटर कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हमने जो पावर सेक्टर की जो 3 पिलर हैं, जनरेशन यानी बिजली पैदा करना, बिजली की तरसील, ट्रांसमिशन, फिर बिजली की तकसीम जो कि डिस्कस कर रही हैं, 2 हिस्सों पे तुमने काम ही नहीं किया, एक पे ही किया। और वो क्यों किया? देखिए ये बात भी अब दुनिया जानती है कि हम किस लेवल के, किस कैटेगरी के लोग हैं। मेरा कोई टाइम गुजरा है रिसेंटली एक टॉप एपेक्स अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन में। देखिए मैं कभी वो सारी बातें यहाँ पब्लिक कर दूँ तो मेरे ख्याल में इन लोगों का ईमान ही उठ जाए, जो हमारे अभी लीडर्स हैं। ये काम अपने हाथों से हमने किए हैं। देखिए हम अक्सर बात कर रहे होते हैं नरेंद्र मोदी की, नेतन्याहू की, देखिए उनमें से कोई भी नहीं आया। आपको जो सबसे बड़ी बात ये है कि यकीन करें कि जो एक्सपर्ट या जो हमारे मिनिस्ट्री के जो लोग थे वो आज जाके बैठ के सोल्यूशन भी वही दे रहे होते हैं, यानी जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम थे वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि काश मैं लगारी साहब से शायद मेरी 4-5वीं कम्युनिकेशन है, बड़े ब्रेक के बाद हुई है। आप किसी तरह इनको फैसल मस्जिद ले जाएं और कहें जी आपने हेल्प क्या लिया था। वो हेल्प के पहले अल्फाज थे, मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा। क्या ये वफ़ादारी की? देखिए जो लोग अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, मैं, आप, लगारी साहब और वो लोग जो तड़प रहे हैं, आप यकीन करें कि मेरा तल्लक एक मरी एक गाँव से है, रहता तो इस्लामाबाद में, ये भी हमारा शहर है। आप यकीन करें कि एक बंदे की तनख्वाह 22,000 है, 25,000 है, उसको बिल 15,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से उठा दिए, लेकिन लोगों ने एक बात शो की है। जी जी, यही मामला आप नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, आप देखें, कहते हैं ना अकल किसी की मिरास नहीं है। कराची से लेके खैबर तक लोगों ने सोलर लगाने शुरू किए। अब आप देखें पिछले महीने जून में तकरीबन 90 मिलियन यूनिट, वो भी हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सोलर लोगों ने नेट बिट नहीं। अब देखिए अफोर्डेबिलिटी की क्या बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, गाँव में लोग अपना माल मवेशी बेच के, अपनी जेवर बेच के, कमेटियाँ डाल के वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सोलर लगाते जाएंगे, कैपेसिटी पेमेंट आपकी और बढ़ेगी, आपकी बिजली को लेने वाला ही नहीं होगा। यानी 50% सार्फिन आपसे निकल गए, बाकी क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन 50% है। उधर से देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ऐलान कर रही हैं कि मैं तो 500 यूनिट तक दूंगी, KPK भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए वहाँ पे बलूचिस्तान में, वो कहते हैं जी हम जो है वो सारे ट्यूबवेल वो करेंगे। 60% ग्रिड से लोग ही निकल गए। तो बताइए जो बाकी बिजली है जो हमने मायदे किए हुए हैं वो कहाँ तक जाएंगे? एक बात,
और फिर इसमें से फॉरेन इन्वेस्टर ही है। सबसे बड़ी बात ये कि हम जब इनको आते ज़्यादा तंग करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह आएगा, वो कहेंगे यार ये लोगों के साथ क्या हाल कर रहे हैं। गलतियाँ हमारी हैं, काम हमने किया। आमना और लगारी साहब ये सुन लीजिए, आज जहाँ तक पहुँचे हैं ये हमारा एक लालच है। देखिए आज आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, हम बड़ी बात करते हैं, फिर हम लगारी साहब के भी सवाल कर दिया ले लेंगे। जी जी नहीं मैं दोनों, देखें ये आप लोग सोचने वाले हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा बड़ा लैंडस्केप पे सोचते हैं। कितने सियासतदान हैं इंडिया में जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, क्योंकि ये चीज़ लिंक्ड है हमारे इस सिस्टम, बिजली सिस्टम के साथ। कितने लीडर हैं बांग्लादेश के, कितने लीडर हैं इवन चाइना के। आप एशिया का कोई स्वाय मिडल ईस्ट को छोड़ दें, अरबों को छोड़ दें, वो तो शहजादे हैं। वो शहजादे प्लस हमारे शहजादे, देखें ये क्या चीज़ है। हमारे तो एग्जैक्टली वही हम बात कर रहे थे। जी जी कल हमने सर इस हवाले से बात भी की, लगारे साहब भी पैसे कहाँ से एंगेज करते हैं। लगारे साहब ये आपने जिस तरह से वो बात करें कि आप इंडिया को मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, कितने वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सियासतदान हमारे कितने इन्वेस्ट उन्होंने किया। यहाँ पर आप IPPs जिस तरह से आप हवाला दे रहे थे कि माशाल्लाह से आप IPPs के जब जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे, यहाँ पे आपको हर पॉलिटिकल पार्टी से IPPs दिखाई देंगे। जी लगारी साहब जी, एक तो मसले का हल हम किसके पास लेकर जाएंगे? तो बहुत विजनरी गुफ्तगू की है अरशद अब्बासी साहब ने, और हमारे नॉलेज में भी इजाफा किया है, और हमें एक आई ओपनिंग जो चीज़ें थी वो उन्होंने बयान की हैं। बात यह है कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो इन्होंने किए थे, किसी ने भी इनकी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी थी कि जनाब ये आप हमारे साथ एग्रीमेंट्स कीजिए, ये इन्होंने किए थे। और एग्रीमेंट करने वाले भी ये थे क्योंकि ये हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए थे, और एग्रीमेंट हो भी इन्हीं के साथ रहा था क्योंकि ये दूसरे एंड पर भी यही मौजूद थे। ये हुक्मरान हमारे, यानी हम तीनों बड़ी पार्टियों को कहें तो इन तीनों बड़ी पार्टियों से वाबस्ता लोग जो हैं वही रिसीविंग एंड पर भी वही थे, ज़्यादातर वही थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे, और कि जनाब इसके बेनिफिट हमें मिलेगा। यानी आपने तनूर में जाकर कहा कि जनाब आज की रोटियाँ जो हैं ये महीने तक मैंने चलानी हैं और 100 रोटियाँ मैं रोज़ाना लेकर आऊँगा, तो आपकी कितनी कैपेसिटी? उन्होंने कहा जी 100 रोटियाँ तो हम आराम से बनाकर आपको दे सकते हैं। जी हम पहले हमसे पैसे ले लें या हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देंगे। मालूम हुआ कि आप पास खाने वाले नहीं थे, लंगर तो आपका था 100 रोटियाँ लेने के लिए, लेकिन खाने वाले इतने थे नहीं, तो आपके पास वो बच गया। उनने कहा कि जी आपके तो पिछली भी रोटियाँ अभी तक रखी हुई हैं, अब हम उनको कहाँ संभालते रहें, ये आपकी नहीं रोटियाँ, उनकी प्रोडक्शन बंद होगी, लेकिन आप पेमेंट ज़रूर, क्योंकि कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आप उस कैपेसिटी की आप पेमेंट किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। 45,000 मेगावाट बिजली आप इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आपने 11 खरब की बिजली इस्तेमाल की और पेमेंट आपने 30 खरब की है, यानी पूरी 19-20 खरब जो हैं आपने वो दिए हैं आपने IPPs को इस मद में कि उनकी कैपेसिटी थी, आपने कैपेसिटी में जाकर पेमेंट किया। ये पेमेंट कौन से इसमें लिखा हुआ था कि जनाब इस तरह का एग्रीमेंट करें जिसमें आपको ये सब कुछ करना पड़े, और रिसीविंग एंड पर भी आप ही खड़े हो, ऐसा नहीं है कोई और खड़ा होगा। ठीक है, बाज़ गैर मुल्की कंपनियां हैं और उनके साथ आप गए और उनके साथ आपने एक एग्रीमेंट करने के बाद उसका मज़ा चखने के बाद जब आप वो हफ्को वाले चले गए थे और इंटरनेशनल कोर्ट में, तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए थी कि बाकी भी जा सकते हैं, लेकिन आपने धड़ाधड़ एग्रीमेंट किए कि क्योंकि ये तो लूट का माल है ना। पाकिस्तान तो आपके लिए ऐसा ही है जैसे आपको कोई लूट की चीज़ हाथ लग गई है और आपने उसको बेदर्दी से लुटाना है, इस तरह से लुटाना शुरू कर दिया आपने। फिर ये कि जनाब अब्बासी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जनाब आप जाएं पाकिस्तान में जानमाज और तस्बीह जो है वो मेड इन चाइना मिलती है। मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में और मदीना मुनव्वरा में तस्बीह, जानमाज और इबादत की चीज़ें मेड इन चाइना ही देखी हैं। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, मैं जाता हूँ एफल टावर में, उसके नीचे उसके जो हैं वो रिप्लिका रखे हुए हैं कि जनाब सोवीनियर के तौर पर ले लें, ये एफल टावर के आपको नमूने मिलेंगे, आप जाकर देखें वो मेड इन चाइना है। और छोड़ दें, ये बड़ी जगह हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता है। स्कॉटलैंड में एक जगह है डिम्बल्टन कैसल, वो एक महल है, बहुत पुराना है। मेरे ख्याल में पूरे दिन के विजिटर्स में एक हम थे और एक दो और लोग कोई हुए थे, टोटल इतने थे, लेकिन वहाँ पर भी जो सोवीनियर रखे थे वो मेड इन चाइना रखे हुए थे। तो लोग इस तरह से चीज़ें तैयार करते हैं ताकि दुनिया को अट्रैक्ट करें।
आपने कमाल ये किया है कि आपने सौदा किया और सौदा की तरफ उस तरफ आप खुद ही बैठे हुए थे जिसको फायदा पहुंचना था, और आपने जो है 100 से ज़्यादा आपने एनर्जी कंपनियों को, पावर प्रोड्यूसर्स को जो है आपने उनके साथ एग्रीमेंट किए, और एग्रीमेंट की सूरत हाल ये होती है कि आप खरीदते हैं 5 रुपए की और आप पेमेंट करते हैं 20 रुपए की, और इस तरह से जो है आप लोगों को, जो लोग हैं जो वो पावर प्रोड्यूसर हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए कोई तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं। किसी ने 25% की, किसी ने 50% की, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की। उनकी कैपेसिटी के पैसे आप दे रहे हैं, ये मुल्क दे रहे हैं, इस मुल्क के गरीब दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जो बिजली चोरी नहीं करते। ठीक है, चोरी करते हो तो बचा कर ले। टाइम शॉर्ट है, मैं क्विकली क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूँगी अरशद साहब आपका। ये सारे मामला तो हमारे सामने मौजूद हैं, और जिसमें हम बात करें कि हम बात किससे करें, क्योंकि उस एंड पे भी यही हुकूमती लोग हमारे सामने मौजूद हैं। तो सर, इस विशियस साइकिल से निकलने का हल क्या है, क्विकली बस ये बता दीजिएगा, और कौन निकालेगा? देखिए, क्विकली हल ये है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है, आप लोगों को भेज देते हैं। देखिए, 1 साल हो गया, एक लेटर पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ के टेबल पे कि देखें ये जो 600 बिलियन के जो लॉसेस हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, 6 महीने में ये आधे हो सकते हैं। ये एक इंजीनियर बात कर रहा है जिसका 34 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कोई पानी से बनाने वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये की है कि देखें, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक पूरा कंसेप्ट पेपर बना के भेजा है, ये भी पड़ा हुआ है मिनिस्टर पेट्रोलियम, और वहाँ पे आपकी एक विलिंगनेस होनी चाहिए। देखिए, जिस दिन कमिटमेंट होगी उस दिन पाकिस्तान बेहतर चलेगा। ये कहते हैं ना, वर्ड एक्शन आर मच लाउडर देन द वर्ड्स। जिस दिन ये, मैं वही बात करूँ, हल्फ पे आ जाएंगे और कहेंगे यार हमने भी मरना है, ठीक है, आए ना आज से पासदारी करते हैं। आप देखिए, हम आपसे माजरत करेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग विल इस वक्त हमें कमी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब इस सेगमेंट में हमारा हिस्सा थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।